Hello students, so we have already started the sixth chapter of history and we have completed the first half of this chapter. I hope you remember it very well. So we are starting with the second part of the chapter and with the next topic, that is awareness against the dowry tradition. So last time in the last video, we ended by saying that the new law has been created by the government of India with the name Dowry Prohibition Act 1961. इसमें क्या होता था, दहेज लेने देने दोनों को गवर्नमेंट रोकती थी. दहेज लेना भी गुनाह है, दहेज देना भी गुनाह है. But after the creation, even still after the creation of this act, still after the creation of this law, there was a tradition of giving and taking of dowry, and there was more क्राइम दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डाउरी. तो क्या था वो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो डाउरी प्रोविजन आने के बाद भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स वुमेन के अगेंस्ट हो रहे थे, काफ़ी सारे डेथ्स वुमेन के लिए वुमेन्स के हो रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ डाउरी. क्या हो रहे थे, जैसे कि इंसिडेंट्स लाइक वुमेन बर्न्स टू डेथ एज सारी पल्लू कैचेस फायर वाइल कुकिंग. ठीक है ना, वुमेन स्लिप्स इन टू वेयर वाइल वॉशिंग क्लोथ्स, ड्राउन्स एंड डाइज. तो क्या ये सब रीजंस थे, न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने मिलते थे कि साड़ी के पल्लू में आग लगने से एक औरत की मौत हो गई, या कपड़े धोते धोते कुएं में गिरने से एक औरत की मौत हो गई. बट जब इसके इन्वेस्टिगेशन होते थे, ये केसेस के जब इन्वेस्टिगेशन होते थे बाय सीनियर ऑफिशियल्स, द रीजन दैट यूज्ड टू कम फॉरवर्ड वाज दैट इट इज स्टिल कनेक्टेड टू डाउरी. ओके, तो ये सामने आता था. दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस, और इसकी वजह से और अवेयरनेस लोगों के बीच में पता चलने लगा कि अरे डाउरी से रिलेटेड और भी कई लोगों की जानें जाती रही है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू द फोर्स इन द ईयर 1984. तो पहले 1961 में तो एक आया ही था एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. उसको अमेंडमेंट, उसको कुछ चेंजेस के साथ, कुछ और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ उसको वापस लाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 में. ओके, एंड इन द 1988 कुछ स्टैट्स दिए गए हमको हमारे सामने. इन 1988 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू डाउरी ट्रेडिशन. In 1990, the number of dowry that was 4,835, and in 1993 it was 5,377. This number will impress upon you the seriousness of this issue. मतलब कैसे हर साल डाउरी की वजह से वुमेन्स लोग की डेथ्स कैसे बढ़ते जा रही है, इसकी वजह से सीरियसनेस हमें इस सिचुएशन का पता चलता ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली कोर्ट्स ऑफ 1984. सो फैमिली कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है, ये अलग कोर्ट होता है, ये फैमिली इशू पे डील करता है, ना ही ऐसा क्राइम कोर्ट जैसा क्रिमिनल कोर्ट जैसा हम लोग टीवी पे देखते हैं. नहीं, ये फैमिली कोर्ट्स अलग रहता है. क्यों बनाया रहता है? इट इज क्रिएटेड टू सॉर्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन द मैरिज एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम. अगर मैरिज से रिलेटेड, डोमेस्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोग फैमिली कोर्ट में जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ना ही कोई क्रिमिनल कोर्ट में जाने की जरूरत है. सच एज प्रॉब्लम्स लाइक एलिमनी. ये क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले. सिंगल पेरेंटहुड, अगर पति पत्नियों का डाइवोर्स हो रहा है तो कौन पति या पत्नी कौन बच्चे को रखेगा, बराबर. सेपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, केयर ऑफ चिल्ड्रन, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सच आर रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन. ठीक है ना. सो फैमिली कोर्ट्स करते क्या थे, फैमिली कोर्ट्स गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपस में बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे. वो भी नहीं हो रहा है तो हम लोग काउंसिलर से बात करेंगे, लॉयर से बात करेंगे. अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा उस पर ही ध्यान देंगे. सो एम्फोसिस इज ऑन रिजॉल्विंग इश्यूज क्विकली बट जस्टली. इसके लिए अलग से कोर्ट बनाया गया ताकि फैमिली के प्रॉब्लम फटाक से क्विकली अलॉन्ग विद जस्टली ये कोर्ट के अंदर फटाक से सॉल्व हो सके. ओके, so next topic is trial involving alimony. So what is alimony? Alimony is a fixed amount paid to a married woman for her upkeep by the husband who has divorced her. ओके, मतलब डिवोर्स देने के बाद हस्बैंड को कुछ एक अमाउंट उस वुमन को देना पड़ता है कंटिन्यूसली एवरी मंथ फॉर द अपकीपमेंट ऑफ दैट वुमन. ठीक है ना, उसको कहते हैं एलिमनी, ताकि वो अपना देख रेख अच्छे से कर सके. एक केस हुआ था इंडिया में, काफ़ी फेमस केस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया था जो कहता था हाँ, शाह बानो बेगम को अगर तुम डिवोर्स दे रहे तो उसको एलिमनी मिलना चाहिए, हर उसका पति उसको एलिमनी देगा हर महीने. हाउएवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये मुस्लिम से रिलेटेड केस है. तो जो ये मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने इस वर्डिक्ट का प्रोटेस्ट किया था, इसका अपोज किया था वोसिफेरसली मीन्स विथ लाउड एंड फोर्सफुली. ठीक है ना. तो इन्होंने बहुत जोर शोरों से इस जजमेंट को प्रोटेस्ट किया था और कह रहे थे कि नहीं, कोई पति अगर किसी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है तो उसको एलिमनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से अपना देख रेख कर सकती है. तो इसका प्रोटेस्ट किया था और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. मतलब मुस्लिम औरतों के भी डिवोर्स होने का क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए, इसके ऊपर भी एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ गया था और एक कानून अब बन चुका है. ओके, नेक्स्ट इज द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट.
So on 4th of September 1987, Rup Kanwar, she was a married woman. She committed a sati after the death of her husband. Okay, और ये उन्होंने खुद की मर्जी से नहीं किया था। रूप कन्वर ने खुद की मर्जी से सती नहीं किया था। सती क्या होता है हमें सबको मालूम है, पति मरने के बाद पत्नी खुद ही उस चिता आग में जल जाती है। ओके, तो उन्होंने खुद की मर्जी से नहीं किया था। शी वॉज कोर्स्ड इनटू डूइंग सो, मतलब शी वॉज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस थ्रेट और समवन एल्सेस फोर्स। उसकी वजह से उन्होंने वो सती कमिट की थी रूप कंवर ने। सो कमिटिंग सती, ग्लोरीफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वेर ऑल इलीगल एक्ट। उस वक्त भी 1987 में भी ये सब एक्ट इलीगल ही थे, बट स्टिल रूप कंवर कमिटेड सती। सो द वुमेन एक्टिविस्ट मीन्स दोज वुमेन हु वर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर वुमेन्स लिविंग इन अ सोसाइटी, सच एज जर्नलिस्ट लाइक मीना मेनन, गीता सेशु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा, दे ऑल इन्वेस्टिगेटेड दिस केस ऑफ रूप कंवर ओके ऑफ 1987। और इन 1998 गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक नया कानून बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा सती प्रिवेंशन एक्ट विद वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए इसके लिए उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। Okay, so in 1993 there was a law created to prevent injustice to man and women। सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं, कोई भी इनजस्टिस कहीं भी पूरे देश में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया था टू प्रिवेंट जस्टिस फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। ओके, तो इसके लिए उन्होंने कमीशन की सेटअप की थी, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, जब ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेटअप पूरे देश भर के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने किया, तो कुछ स्टेट्स, इन सम स्टेट के लिए भी उन्होंने कुछ करना चालू कर दिया। इन सम स्टेट्स द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज आल्सो फॉर्म। ठीक है ना, नेशनल लेवल पे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तो एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसी के साथ साथ कुछ स्टेट ने भी इनजस्टिस के खिलाफ, मैन एंड वुमेन बोथ इनजस्टिस के खिलाफ उन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। ओके, सो दिस लॉ किससे डील करती है? दिस लॉ डील्स विद कलेक्टिव ऑपरेशन। अगर किसी के खिलाफ कोई जुर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये कमीशन का काम होता है, बराबर। द सोशल कंडीशन ऑफ डिवोर्स्ड वुमन का कंडीशन सोसाइटी में कैसा है, कैसे उसको वेलफेयर करे, कैसे उसको अपलिफ्ट करे सोसाइटी में, वो काम इस कमीशन का देखने का है। वुमेन को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कैसे उनको सिक्योर फील करवाए, ये प्रोवाइड करवाने का काम, ये काम भी इस कमीशन का है। एंड दी ऑल प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिस टू मिटिगेटिंग मीन्स रिड्यूसिंग। ओके, सो ये जो कमीशन था, ये जो सेटअप किया था सेंटर गवर्नमेंट ने भी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनने जो काम किया है, दे प्लेड एन इफेक्टिव रोल in mitigating injustice to women. Okay, the next point is reservation for women. So in the 73rd and 74th amendment to the constitution, so amendment का meanings में होता है changes, okay, modification। तो जब constitution का 73rd और 74th पर कुछ changes लाया गया, so उसमें क्या changes लाया गया? They provided for the reservation of 1/3 of the seats for women in ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपालिटीज एज वेल एज इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कम से कम 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखनी चाहिए, सिर्फ वुमेन्स को ही उस पर राइट्स मिलना चाहिए। 1/3 मीन्स अगर 10 में से 3.3 सीट्स। ओके, तो ऐसा उन्होंने प्रपोज किया था। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस एज वेल एज द पोस्ट फॉर सरपंच, चेयरमैन एंड मेयर, ये भी कुछ जगह पे वुमेन्स के लिए हम लोग को रिजर्व करके रखनी चाहिए। तो ये 33% की बात की थी उन्होंने, बट सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट्स रिजर्व एटलीस्ट 50% ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। ठीक है ना, कहाँ पे 33% की बात हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र जैसे कई स्टेट्स होने तो 50% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व करने के लिए रख दिए। ओके, सो दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिटी, मतलब अभी वुमेन पॉलिटिक्स में भी इक्वली मेन के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस मिलने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ दैट देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का है। हैंस वुमेन गॉट द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट टू वोट। तो इसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद वुमेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिला वोट देने का, जो कि पहले नहीं था इंडिपेंडेंस के पहले। वुमेन ऑल्सो गॉट द इक्वल राइट्स टू एजुकेशन एंड वर्क ऑन पार विथ मैन। एजुकेशन का राइट वुमेन्स को मिला, इन आदमी के साथ बराबर काम करने का हक मिला, बराबर काम उतने देरी काम करेंगे, उतने पैसे पे ही काम करेंगे। ओके, पहले इनइक्वालिटी काम में बहुत होता था मैन एंड वुमेन में। इनह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक सती जो होती थी, डाउरी होती थी, पॉलीगैमी क्या होती है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, ये सब बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, बिकॉज दे वर इनइक्वल
फॉर द वुमेन. ओके, वुमेन राइट्स टू सू फॉर डिवोर्स वॉज रिकॉग्नाइज. और वुमेन भी मैन को डिवोर्स हो सकती है, ना कि पहले कैसे सिर्फ मैन ही वुमेन को डिवोर्स दे सकते थे. एंड एज वेल एज दे गॉट अ लॉफुल शेयर इन प्रॉपर्टी. हम लोग ने ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अब वुमेन का भी राइट है प्रॉपर्टी में, फादर्स की प्रॉपर्टी एज वेल एज इन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड वो मांग सकती है. ओके, दे गॉट इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सीट्स वेर रिजर्व फॉर वुमेन, सो दे विल हैव जस्ट शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर. लोकल गवर्नमेंट में कैसे वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होने लग गई ताकि उनको पॉलिटिकल पावर मिले, ताकि वो पॉलिटिक्स में और पार्टिसिपेट कर सके अलॉन्ग विथ मैन. ओके, सो वी हैव सीन टुडे दैट ड्यू टू दिस प्रोविजन, ड्यू टू दिस law that has been provided for the benefit, for the betterment of the women, for the upliftment of the women in the society, women have begun to get education and to earn. अब वो पढ़ाई करके अपने साथ ही खुद ही अपना घर बार चला सकती है, उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो ड्यू टू आइडियाज़ ऑफ वुमेन लिबरेशन, वुमेन को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए. ये आइडिया के वजह से वुमेन आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, दे आर गेटिंग मोर सेंस ऑफ प्राइड ऑन देमसेल्फ. ठीक है, they have begun to participate enthusiastically and with determination in all fields of education, earning money, administration, politics. तो आज हम कोई भी फील्ड देखेंगे उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है. एंड नॉट ओनली जस्ट पार्टिसिपेशन, दे आर परफॉर्मिंग वेल इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है ना, खुद ही पढ़ाई कर रही है, पैसा कमा रही है, अच्छे से काम कर रही है, अपना घर चला ले. सो वुमेन का पार्टिसिपेशन हर फील्ड में अच्छा खासा हो रहा है. एंड दिस इज ऑल ड्यू पॉसिबल बिकॉज ऑफ द better laws, better enactment that has been created by the government of India. Okay, so next point is scheduled caste. So after independence, our constitution has adopted values like freedom, equality, fraternity and social justice. ये सब चीज़ पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देने लगे. We gave importance to freedom, हमें इक्वलिटी पे ज़्यादा भरोसा है, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा पे कि सभी लोग एक साथ भाई लोग हैं, किसी कास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करते हैं. सोशल जस्टिस, सोसाइटी में किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग विद दिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज बैन बाय द लॉ. जो छुआछूत हम लोग कहते हैं कि यार इसको छूने का नहीं है, नीचे जात से आया है, इसका जाते, ये बैन बाय लॉ कर दिया गया था. ओके, इसे बैन कर दिया था, अनटचेबिलिटी को हटा दिया था. अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड बाय द 17th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक नया क्लास को इंक्लूड किया था, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट. ओके, इन व्यू ऑफ दिस एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस, जो कि उस वक्त शेड्यूल कास्ट काफ़ी पिछले जगह से आ रहे थे, उनके पास एजुकेशन इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, सोशल बैकवर्डनेस था. दे वर गिवन रिजर्वेशन इन एजुकेशन. Okay, and they were given reservation as well as in the job to facilitate their development. Okay, सो नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही शेड्यूल्ड ट्राइब भी होते हैं और उसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब को दूसरे नाम से जान सकते हैं आदिवासी, लिविंग इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. काफ़ी दूर दराज में जो ट्राइब्स छोटे छोटे बसे हुए लोग रहते हैं आदिवासी, उनको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं. दे वेर ऑल्सो लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, उन लोग का भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी. दे वेर ऑल्सो लिविंग फार अवे फ्रॉम द प्रोग्रेस दैट वे मेड इन द मॉडर्न टाइम्स आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशल बैकवर्डनेस, ताकि जो इकोनॉमिकली भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया था उन्हें और सोशली भी उन लोग काफ़ी पीछे थे उस समय. therefore they were given several different benefits, several different reservation to make their development. okay, आजकल हम लोग देख सकते हैं कि उनके कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, उन लोग ठीक ठाक अच्छी तरह से कर रहे हैं. दे आर अर्निंग अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड बट दे डू नॉट हैव एनी अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड अदर देन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. एग्रीकल्चर पे ही ये शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा करके डिपेंडेंट है. ओके, और आज भी उनके पास मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स अभी तक उनके पास पहुँचे नहीं है, उनको अभी भी मिले नहीं हैं. हैंस देयर इनकम इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एंड उनका एग्रीकल्चर साइट, दैट इज उनका फील्ड भी कहाँ पे सिचुएटेड, देयर फील्ड्स आर ऑन हिल साइड एंड दैट टू नॉट फर्टाइल. तो पहाड़ के ऊपर तो उनका जगह है रहने का, फार्मिंग करने का, और वो भी फर्टाइल लैंड नहीं है उनके पास. ओके, एंड दे डू नॉट हैव दैट मच मनी टू परचेस एनी फर्टिलाइजर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फैमिली इज काइंड ऑफ अ माल नरिश्ड, अच्छे से उनको खाना पीना नहीं मिलता है ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट. ओके, आदिवासीज लिविंग इन रिमोट एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन. माल नरिश्ड है, खाने को अच्छे से नहीं मिलता है, मेडिकल अटेंशन टाइम पे नहीं मिलता है. मेडिकल अटेंशन अगर मिल भी गया तो उनके पास पैसा नहीं होता है उतना मेडिकल अटेंशन मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए. ओके, सो फॉर ऑल दिस रीजन देयर इज अ नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू आदिवासीज. ओके, सो क्या हुआ इनके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, आदिवासी हैज बीन एन्यूमरेटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब. दे आर गेटिंग गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ, बोर्ड्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड सर्विस. तो उनके लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट के अंदर, सर्विस के अंदर, ओके, एजुकेशन के अंदर उनको प्रोवाइड किया गया फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पीपल. ओके, the next point is nomadic and denotified tribes. So there are certain kind of caste, there are certain kind of a tribe that move from one place to another for livelihood. जीने के लिए उन लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं. ओके, एंड इसको ही कहते हैं nomadic tribe. ये कैसे जीते, दे लिव बाय रेयरिंग एनिमल्स. ठीक है ना,
उन लोग के पास गाय भैंस होती है, गोट्स होते हैं, हो सकता है मंकी लोग पालते हैं उन लोग, एंड एंगेज इन सम अदर ऑक्यूपेशन, तो इसके सहारे उन लोग जीते हैं. The British had declared some of them as criminal tribes. Okay, and in the law of 1871, to avoid to curb crimes, that is to avoid crimes, some of the main groups were mentioned as criminal tribes and their occupation and movements were banned. ठीक है ना. तो सबसे पहले कुछ कुछ ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही ट्राइब ये क्राइम को और बढ़ा रहे थे. ओके, और उन्होंने उसको बैन कर दिया था, उनको हटा ही दिया था, और उनके मूवमेंट, उनके ऑक्यूपेशन को भी उन्होंने बैन कर दिया था. दिस अनजस्ट लॉ वॉज रिपील, मतलब ये लॉ को कैंसिल कर दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है ना. और जो ट्राइब्स को उन्होंने अवॉइड किया था, जो ट्राइब्स को उन्होंने बैन किया था, उसको वापस लाया गया, एंड दे वर इंक्लूडेड अंडर डीनोटिफाइड ट्राइब्स. ओके, उनको स्पेशल एफर्ट्स लाइक किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उन लोग को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सके. इन तरह के ट्राइब्स को, इन तरह के लोगों को, नोमैडिक ट्राइब्स को, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को. ओके, so these tribes have given representation in educational institution and government sector. तो गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज एजुकेशन में इनके लिए काफ़ी रिजर्वेशन, काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारे कंसेशंस रखे गए हैं, ताकि इन लोग आगे बढ़ सके, इनके ट्राइब्स को भी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज माइनॉरिटीज़. तो कोई भी सोसाइटी में कोई छोटा पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, लैंग्वेज के लोग अगर रहते हैं, तो उनको कहते हैं माइनॉरिटी. एग्जांपल के साथ बात करते हो. फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर महाराष्ट्रन लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, बराबर. लेकिन ऐसा तो है नहीं मुंबई के अंदर पारसी लोग नहीं रहते, पारसी लोग भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी कम, ओनली 1% लोग ही पारसी है. ठीक है ना. तो पारसी लोग को माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, बराबर. उन लोग माइनॉरिटी है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन काफ़ी कम संख्या में, काफ़ी कम पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उनको कहते हैं माइनॉरिटी. एक बार रीड करते तो और अच्छे से समझ आएगा. इन एनी सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज और अ रेस हु आर फ्यू इन नंबर आर टर्म्ड एज माइनॉरिटी. एज देयर आर वेरियस रिलीजन, सेक्स एंड लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, वी सी ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है ना. हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा ही है. ओके, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ वेरिएशन इन कल्चर ट्रेडिशंस टू. In order to preserve their cultural traditions and develop their own language, the Constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. ठीक है. माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज. तो उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ को काफ़ी सारे राइट्स दे के रखे हैं, सच एज conserve their language, conserve their culture and tradition. For this purpose, they have a right to set up their separate educational institute. चाहिए तो तुम खुद के separate education institution setup कर सकते हो, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा रहता है, उर्दू schools रहती है. Okay, the government implements various scheme for their progress. Okay, तो इसी के साथ ये chapter खत्म होता है. In the next chapter, we shall learn about the progress that India has made in the field of science and technology after the independence. Okay. इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है. आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू वेरी मच.